गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बाकी सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट ना कर दो है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 37 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। 37 के बाद आज क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। अभी 13 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, शेष हैं, बाकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 है सीरीज का क्वेश्चन। आपसे कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए सीरीज आपकी दो तीन टाइप की बनती है। एक तो लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और लेटर एंड नंबर मिक्स सीरीज, ठीक है। तो चौथी होती है फिलर सीरीज, जो आपको मैंने स्पेस करके बनवाई थी, ऐसे करके क्वेश्चन कराए थे, याद आ रहा है कुछ, है ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ADJMS ये सीरीज है। ADJMS यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? देखो इस सीरीज को करने के दो तरीके हैं। लेटर सीरीज को करने के दो तरीके हैं। या तो इसको नंबर सीरीज में बदल लो। ये इस क्वेश्चन कौन सी सीरीज का? मिसिंग नंबर सीरीज का। मिसिंग एक होता है रॉन्ग नंबर सीरीज, दूसरा होता है मिसिंग नंबर सीरीज, मतलब गायब है यहाँ पे नंबर, यहाँ आपको लेके आना है। और एक जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है उसमें भी यहाँ पे दिया हुआ होता है, लेकिन इन में से एक वो कोई नंबर या लेटर ऐसा होता है जो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा होता। मतलब इसका जो क्रमिक जो लॉजिक है, जो जैसे लॉजिकल ऑर्डर में अभी लगा रहे थे हम लोग क्वेश्चन, वैसे ही जो लॉजिकली इसका पैटर्न है वो मिसमैच हो रहा हो, कहीं पे वो गलत हो रहा हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे आपका रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको करने के या तो आप लेटर से ही सॉल्व कर लो या फिर आप नंबर से सॉल्व करो। तो नंबर से आसान हो जाती है सीरीज करना। ए का अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर 1 होता है, इसका होता है 4 और इसका होता है 10, इसका होता है 13 और इसका होता है 19। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? नहीं बता सकते। एक में 3 जोड़ा, जोड़ के देख लो, डिफरेंस निकाल लो। कुछ ना आए तो डिफरेंस निकालते जाओ। 10 में 4 गया, 6 जोड़ा यहाँ पे, फिर +3 जोड़ा, फिर +6 जोड़ा, मतलब 3 और 6 अल्टरनेट जोड़ रहे हो आप। फिर यहाँ पे 3 जोड़ दो, 19 3 22। और 22 किसका नंबर होता है? 22 किसका नंबर होता है? V का। 4 लेटर आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं। देखिए ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन XRYV, XRYV। सेकंड पे R दिया हुआ है, थर्ड पे Y दिया हुआ है और फोर्थ पे V दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? X तो गलत हो गया, R भी गलत है, Y भी गलत है, V सही है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट या ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक सीरीज का क्वेश्चन यहीं पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 39। ध्यान से देखिए, दिया हुआ है CHOX, आगे क्वेश्चन मार्क है, आपको लगाना है। चेंज करो जल्दी फटाफट। देखो नंबर लिखते समय कितना आसान हो गया। 3C का 3, H का 8, O का 15, X का 24, उसके आगे नहीं पता हमको। ध्यान से देखो, डिफरेंस निकालो। प्लस का 5 हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है, इधर प्लस का 9 हो रहा है, 5 7 9। इसके बाद क्या ऐड करोगे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन भी देखो। ऑप्शन देख के भी ये चीज़ें होती हैं। ऑप्शन में पता लगा आपको कुछ और दिया हुआ है और आंसर वो भी होगा, ऐसा नहीं होगा, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करोगे। ऑप्शन है DILK, DILK, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है समझ में, ध्यान से देखो। 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 7 जोड़ा 15, 15 में 9 जोड़ा 24 और 24 में 11 जोड़ना पड़ेगा आपको। 2 2 ऐड हो रहा है ना, 2 2 5 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 जोड़ दो, तो 24 11 35 होता है। अब 35 तो किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, किसी भी अल्फ़ाबेट, 26 तो लेटर होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट। तो अब दुविधा उत्पन्न हो गई, आपको दुविधा उत्पन्न हो गई। तो Z के बाद जैसे हम लोग 12 के बाद 13 बजाते हैं, वैसे ही 26 के बाद 27 नंबर दे दो। तो 27 नंबर एक को नाम दे दो A,
ए वाला जो है वो 27 नंबर हो जाएगा, ठीक है, 27 नंबर हो जाएगा। अब सुनो, तो आपका क्या है 35 नंबर पे कौन सा आएगा, जरा देखो ध्यान से, मैं अभी करके पूरा बता रहा हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, जरा ध्यान से देखो, 26 जेड से स्टार्ट, जेड तक पहुँच गए, 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, आई आया 35 पे। वैसे भी कर सकते थे, जेड 26 पे तो 9 नंबर 9 और ऐड कर दो उसमें, तो 9 नंबर किसका होता है, आई का, तो ऑप्शन आपका 2 सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कर लोगे, कितने आसान क्वेश्चन होते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, ठीक है। डिफरेंस कुछ भी ना लॉजिक बनना हो तो सीधे डिफरेंस निकालते चले जाओ, पहला डिफरेंस निकालो, फिर दूसरा निकाल दो, फिर उसके बाद फिर तीसरा निकाल दो, मतलब 3 3 6, यहाँ भी 3 3 कॉमन हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है। चलो इसके बाद में देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 40 सेम चीज है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कराया, क्वेश्चन नंबर 31 मैंने आपको होमवर्क में करने को दिया, ऐसी क्वेश्चन नंबर 40 भी सेम है, एक आकृति दी हुई है इस टाइप की। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 40, ये तीनों क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। 16 मैंने करा दिया है, 16 आपको तरीका भी बता दिया करने का, तो 31 और 40 आपको घर से होमवर्क में करना पड़ेगा। वही सेम एक आकृति दी हुई है इस टाइप की, जेड टाइप की, उल्टा जेड लिखा हुआ है, फिर आपसे कह दिया कि आप घुमा नहीं सकते, उसको रोटेट नहीं कर सकते, सेम टू सेम वैसा ही चाहिए हमें, तो 4 आकृतियां दे दी हैं, उनमें से छाटो एम्बिडेंट फिगर, ठीक है, तो ये कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, 41 पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिए होगे इसका, नहीं लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, चलो। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, उस वेन डायग्राम का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से चित्रित करता है। मतलब देखो 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, भारतीय, भारतीय, वास्तुकार और शिक्षित, ठीक है। फिर दिया हुआ है हिंदी में, वो सॉरी इंग्लिश में देख लो, इंडियन आर्किटेक्ट एंड एजुकेटेड, इंडियन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट एंड एजुकेटेड, ठीक है, इंडियन आर्किटेक्ट एंड एजुकेटेड। इन तीनों के बीच में वेन डायग्राम में रिलेशन दिखाना है आपको। 4 वेन डायग्राम आपको बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जरा ट्राई करो, वेन डायग्राम बनाओ तो सही है आप लोग, ऑप्शन तो मैं लिख ही दूंगा, ध्यान से देखो। एक वेन डायग्राम आपका इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, दूसरा वेन डायग्राम आपका इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, तीसरा वेन डायग्राम आपका बना हुआ है इस तरह से, चौथा वेन डायग्राम आपका बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है आपको करने के लिए, कौन सा सही होगा ये देखना है। चलो पहले तो हम देखते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन सही, फिर बना तो हम लेंगे, या पहले बना लें, पहले बना लेते हैं।
इसका बनाओ वेन डायग्राम। हमको ऑप्शन भी नहीं पता है, पहले वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, इन तीनों का। ये तीन जो वर्ड दिए हुए हैं, जो आपको इंडियन, आर्किटेक्ट, एजुकेटेड, ये वर्ड दिए हुए हैं, इनमें वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, कैसे इसको दर्शाओगे वेन डायग्राम से, वो दर्शाते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, आर्किटेक्ट जितने भी होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं? ये तो कंफर्म है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई। आर्किटेक्ट तभी बनेगा जब वो एजुकेशन, जब वो शिक्षित होगा, एजुकेशन जब उसने ली होगी। आर्किटेक्ट जितने भी होते हैं सब होते हैं क्या? शिक्षित, सब एजुकेटेड होते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या सारे के सारे एजुकेटेड व्यक्ति इंडियन ही हैं, फॉरेनर नहीं है? जापान तो टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि वहाँ इंजीनियर नहीं है, अमेरिका इतना आगे है, चाइना इतना आगे है, क्या वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? तो ये तो गलत है भाई, ठीक है। दूसरा, क्या जितने भी आर्किटेक्ट है वो आपके इंडिया में ही हैं? नहीं, कुछ आर्किटेक्ट बाहर भी होते हैं, कुछ शिक्षित लोग भी होते हैं। इंडिया में सभी लोग शिक्षित नहीं हैं, ऐसा तो है नहीं। पूरा का पूरा साक्षरता अपने देश में भरी हुई है, क्यों? तो कुछ बनेगा इस टाइप से, इसको मैं बोल दूंगा इंडियन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अब देखो इसको चेक कैसे करोगे आप, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं तरीका बता रहा हूँ कि गलत कैसे हो। क्वेश्चन जितने बार गलत होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है, मतलब उस एग्ज़ाम में आप वो ट्राई नहीं करोगे, ठीक है। वो मेथड आपका ट्राई नहीं करना है, आपको क्लियर हो जाता है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन गलत होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, एक ना एक दिन तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, मैंने बोला आर्किटेक्ट जितने भी होते हैं सब एजुकेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन इनने कहा आर्किटेक्ट जितने होते हैं एजुकेटेड तो होते हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि जितने भी एजुकेटेड व्यक्ति हैं वो सारे के सारे इंडियन हैं, और कोई है नहीं एजुकेशन में, शिक्षित है ही नहीं, पढ़ा लिखा है ही नहीं कोई। तो ये कैसी दुविधा है भैया? का अमेरिका में लोग नहीं पढ़ते हैं, का चाइना में नहीं पढ़ते हैं, का और देशों में जितने भी देश होते हैं वहाँ के स्कूल कॉलेज विद्यार्थी नहीं हैं क्या, या मास्टर नहीं है? तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर ये चलते हैं, ये तो सही है, ये तो सही है, क्योंकि कुछ इंडियन आर्किटेक्ट और एजुकेटेड भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, और कुछ एजुकेटेड लोग इंडियन भी हैं और नहीं भी हैं, और आर्किटेक्ट लोग, कुछ आर्किटेक्ट लोग इंडियन हैं भी नहीं भी हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे एजुकेटेड व्यक्ति आर्किटेक्ट हों, है ना। चलो देखो, ये हो गया आर्किटेक्ट और ये हो गया एजुकेटेड, एजुकेटेड, और ये हो गया इंडियन। ये इंडियन को शो कर रहा है, ये कर रहा है आर्किटेक्ट को। आर्किटेक्ट जितने भी हैं, ऑल आर्किटेक्ट आर एजुकेटेड, मतलब जितने भी आर्किटेक्ट हैं वो सारे एजुकेटेड पर्सन हैं, ये वाला तो सही है। लेकिन ये कह रहे हैं जितने भी एजुकेटेड व्यक्ति हैं सब इंडियन हैं, ऑल इंडियंस आर एजुकेटेड। ऐसा क्या पॉसिबल है कि इंडिया में अनपढ़ों की कमी है? इंडिया में अनपढ़ों की कमी है क्या? अपने आप को ही देख लो, पढ़े लिखे अनपढ़ों है, ठीक है। अब मैंने पहले पढ़े लिखे अनपढ़ क्यों बोला? आधे से ज़्यादा चीज़ तो सिलेबस में है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है इंडियन अलग बना दिया इनने, एजुकेटेड दे दिया, आर्किटेक्ट दे दिया, मतलब इंडिया में कोई भी आर्किटेक्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है, सब अनपढ़ हैं इंडिया में। तभी बुरा नहीं हमारा इंडिया यार, है ना। अपना इंडिया इतना बुरा थोड़ी है, अपने इंडिया में मिसाइल मैन हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहा जाता है उन्हें, तब और भी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट,
तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर था आपका 41। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलें? चलो चलते हैं। फोर्टी टू में क्या है? वही फिलर सीरीज, फिलिंग दो स्पेस ओ यू, फिर दो स्पेस पी, फिर एक स्पेस आई ओ, फिर एक स्पेस। देखो ध्यान से, अब आपको मैंने दो तरीके बताए थे, एक तो गिन लो और ग्रुप में बांट लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हैं। 3 के ग्रुप में बांट सकते हो, 4 के ग्रुप में बांट सकते हो, 2 के ग्रुप में बांट सकते हो। ठीक है, तो हम 3 के और 4 के ग्रुप में बांट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बांटो तो बांटो। अब एक बात बताओ, आई के बाद में ओ आ रहा है और ओ से पहले आई आ रही है, ओ से पहले आई आ रही है। पी और आई ओ, आई ओ से पहले कुछ और है। ठीक है, आई और ओ से पहले कुछ और है। दिमाग लगाओ थोड़ा, दिमाग लगाओ थोड़ा। आई और ओ दोनों एक साथ हैं। आई और ओ से पहले पी डैश आई डैश पी डैश स्पेस एंड आई ओ। यू और पी के बीच में दो स्पेस खाली हैं, यू और पी के बीच में दो स्पेस खाली हैं, है ना। और उसके बाद में फिर आई और ओ के बीच एक इधर खाली है, एक इधर खाली है, ये भी बन गया, इसके भी इधर खाली है। अब आई ओ इधर दे रखा, आई ओ इधर दे रखा है, इधर एंडिंग कंडीशन दे रखी है, बीच में कुछ नहीं है, तो यू और पी लिख दूं मैं यहाँ पे। उसके बाद यू और पी के बीच में क्या है? आई और ओ। आई ओ के जस्ट साइड में यू और पी लिख दूं। चार को बन गया ग्रुप, बस हो गया फिलर सीरीज। और ये आपके ऑप्शन में होगा यू आई पी आई ओ यू पी, बस खत्म। ठीक है, यू आई पी आई ओ यू पी, बस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सही है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 से पहले मैं आपको और सारे क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 43 भी कराऊंगा अभी, लेकिन 43 बाद में कराऊंगा। थोड़ा सा वो क्या है, वो डाइस का क्वेश्चन है, डाइस में थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा, लास्ट में बता दूंगा। उससे पहले मैं जो करा चुका हूँ वो बता दूँ। देखिए ध्यान से, 44 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 सीधे सीधे एनालॉजी। टेलर इज रिलेटेड टू नीडल। दर्जी का सुई से वही संबंध है जो संबंध योद्धा का किससे है। मतलब दर्जी का संबंध किससे है? सुई से। योद्धा का संबंध किससे है? एक बात बताओ, दर्जी सुई के बिना कपड़े सिल सकता है? मशीन में सुई नहीं होगी तो कपड़े कहाँ सिलेगा भैया? तो योद्धा तलवार के बिना क्या लड़ सकता है? अब आप लोग को सर बंदूक दे दो, उसे लड़ तो लेगा ही। अरे महाराज, ऑप्शन भी तो देखोगे, ऑप्शन में क्या दे रखा है। सर हाथ से लड़ लेगा, दंगल लड़ लेगा वो। दंगल दुश्मनों के बीच में नहीं होता है, ठीक है। दंगल को झगड़ा नहीं, गेम कहते हैं।
युद्ध नहीं होता है वो। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है वॉर, युद्ध, ठीक है, और दे रखा है हेड ड्रेस, साफा, साफा, साफा सिर पे जो बांधते, स्वॉर्ड, तलवार, और है ऑप्शन में कवच। सुई के बिना जिस तरह से कपड़ा नहीं सिला जा सकता, दर्जी कुछ काम ही नहीं कर सकता। कपड़ा सिलेगा क्या जब उसके पास सुई नहीं होगी, धागा किसमें डालेगा? ठीक है, तो वैसे ही तलवार के बिना योद्धा लड़ नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ बंदूक होता तो तलवार नहीं होती, तलवार है तो बंदूक नहीं होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान से सुनो, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। एक निश्चित कोड लैंग्वेज में पार्टी ऑन मंडे, अरे वाह मज़ा आ गया होगा आप लोगों को, है पार्टी ऑन मंडे, पार्टी ऑन मंडे को क्या लिखा जाता है? LPNMO, LPNMO, फिर लिखा जाता है HK, उसके बाद QHKRPO, QHKRPO। ठीक है, फिर कह रहा है आपसे मैंडेटरी को क्या लिखा जाएगा? मैंडेटरी को क्या लिखा जाएगा? मैंडेटरी, MANDATORY। M को क्या लिखा जा रहा है? A को, N को, D को, A को, T को, O को, R को और Y को। इसका कोड पूछ रहा है आपसे भैया, देखो ध्यान से। अब यहाँ तो इन 3 वर्ड में से अगर कुछ कोई वर्ड दिया होता, पूछ लिया होता कि इसका बताओ, तो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होता, लेकिन ये कोडिंग डिकोडिंग है। ये दिया उस फॉर्म में है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में, लेकिन ये पर्टिकुलर लेटर का कोडिंग दिया हुआ है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन हो और समझ में ना आए। ज़रा कॉमन वर्ड ढूंढो। ओ दिया हुआ है, एच है ओ का यहाँ पे, और यहाँ पे भी ओ का एच है। कॉमन वर्ड वाई ढूंढो, सॉरी कॉमन वर्ड में लेटर कॉमन ढूंढो। कॉमन लेटर वाई, वाई कॉमन लेटर वाई है, वाई का ओ दिया हुआ है और यहाँ भी वाई का, मतलब ये कंफर्म हो गया कि सीधे सीधे लेटर का कोड आपको लिखना है। तो एम का कोड क्या है जरा ढूंढो। एम का कोड, एम का कोड है क्यू। यहाँ से एम कोड मत ले लेना, एम का कोड क्यू है, ये कोड है और ये मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है, ये कोड है, ये मीनिंगफुल वर्ड है। तो एम का कोड क्या है? देखिए यहाँ पे एम का कोड है क्यू, तो एम का कोड क्यू रख दिया। उसके बाद ए का कोड क्या है? ए का कोड यहीं से ले लो, चाहे पी है, पी रख दिया। एन का कोड क्या है? एन का कोड के है, रख दिया। डी का कोड क्या है? आर है, डी का कोड आर रख दिया। ए का कोड जस्ट अभी लिखा है पी है। टी का कोड क्या है? टी, पार्टी, पार्टी। एम ये नहीं भूलोगे हैं, टी का कोड एम। उसके बाद ओ का कोड क्या है? एच। आर का कोड क्या है? पार्टी में आर का कोड एन। और उसके बाद वाई का कोड तो पता ही है आपको, ओ। ये कोड आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में बता दे रहा हूँ कौन सा है। सारे ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना तो आसान है ना, इतना तो आसान है। तो ऑप्शन आपका जो है वो बी सही है, ए बी ऑप्शन है, QPKRPMHNO। ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46 सीरीज का क्वेश्चन है। 31, 37, ठीक है, 41, 43, 41, 43,
43, इसके आगे 53 59, ठीक है। फिर पूछा है आपसे यहाँ पे क्या आएगा। अब ज़रा देखो, मैंने आपको बताया है सीरीज में लास्ट लेक्चर में, क्या बताया है, कुछ ना समझ में आया डिफरेंस निकाल लो, लेकिन उससे पहले थोड़ा दिमाग लगा लो, अनपढ़ थोड़ी हो। ये 31 है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। 37 किसी से कटता है, 41 किसी से कटता है, 43 किसी से कटता है क्या, 53 किसी से कटता है, 59 किसी से कटता है क्या, नहीं कटता है। 43 और 53 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या आएगी वो देख लो। 43 के बाद 44 आता है, 2 से कट जाता है। 45 आता है, 5 से कट जाता है, 9 से कट जाता है। उसके बाद 46 आता है, 2 से और 23 से, सबसे कट जाता है, ठीक है। फिर 47 आता है, 47 किसी से कटता है क्या, 47 किसी से कटता है, नहीं कटता है। तो ये आंसर आपका 47 हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए रहे होंगे 45, 51 एंड 49, 47, ए बी सी और डी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 47 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है, प्राइम नंबर भी देख लिया करो भैया, ठीक है। अभाज्य संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं फिर भी बच्चे गलत करके चले आते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ, आर एगोर मैं शायद किसी लेक्चर में आपको बताया भी होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना दूंगा मैं थोड़ा क्या, साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज अपना लेके चलेंगे। आर एगोर, गुप्ता एंड खुरमी, आर एस खुरमी, सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक स्टार्ट कर देंगे। अभी नहीं, थोड़ा टाइम होने दो, समय आने दो, है ना, पहले पढ़ तो लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 47 क्वेश्चन है, यदि जैम और कैट को 24 लिखा जाता है, जैम एंड कैट का कोड जो है वो है 24, ठीक है। तो वैक्स का कोड बताओ, WAX का वैक्स का कोड बताओ। अब ये 24 कैसे आया ये आपको लेके आना है। देखो ध्यान से, J का नंबर होता है 10, A का 1, M का 13। ऐसी जब सिचुएशन आया करो तो सीधे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के नंबर देख लिया करो पहले। तो 10, 13 और 1 14, 10 24, ये आ रहा है ना 24, है ना। उसके बाद 3 1 20, 20 3 23 और 1 24 आ रहा है। ऐसे ही वैक्स का मतलब ये नंबर जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के जो नंबर्स हैं वो आपके ऐड हो रहे हैं, ठीक है। वो जब ऐड हो रहे हैं तो सीधे W का 23 होता है, 1 और X का 24 होता है, तो 23 और 1 24, 24 24 48, 48 हो गया। 48 आपका जो आंसर होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A B C और D। देखो ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। 48 42 24 21, 48 42 24 21, 48 वाला ऑप्शन सही है, बस खत्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 48 सीरीज दी हुई है 14 8 20 7 26 6 32, 26 6 32। आगे क्वेश्चन मार्क। आपसे बोला है कि यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, जब आपको कभी ऐसी सिचुएशन आया करे ना कि ये इस तरह से ऐसी सिचुएशन आ जाया करे, एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो गया, एकदम से बढ़ गया, एकदम से फिर बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। या तो वो डिवाइडेशन हो रहा है फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब पहले डिक्रीजमेंट फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, या फिर अल्टरनेट सीरीज़ बना लिया करो। इसमें 2 सीरीज़ ऐड हैं, देखो ध्यान से, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, और इसका अगर ये आगे दिया होता तो यहाँ पे आता, ठीक है। बट आपको चाहिए ये, तो इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। यहाँ पे क्या आएगा, 14 6 20 प्लस का 6 हो रहा है यहाँ पे, इसको चेक करते हैं।
20 प्लस का 6 26, 26 प्लस का 6 32 और 32। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा दिया रहता है, दो चीज़ें भी दे रहती हैं अगर अल्टरनेट सीरीज होती है तो, ठीक है। और 8 में से -1 गया 7, 7 में से -1 गया 6, 6 में से -1 गया 5। आंसर क्या हुआ आपका 5। आंसर क्या हुआ 5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए बी सी एंड डी। ए ऑप्शन कितना है 32, सी ऑप्शन 36, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 8, ऑप्शन सी में 5। अब सुनो ध्यान से, लोग क्या करते हैं 14 6 20, 20 6 26, 26 से 32, 32 से 38, ठीक है, आंसर लगा के चले आते हैं। 38 अगर कोई ऑप्शन में आंसर होगा तो वो चेक करके वो लगा के चले आते हैं। कुछ दिमाग वाले ऐसे भी होते हैं 38 मतलब लमसम वाला लगा दो। अब लमसम मैथ में और रीजनिंग में नहीं चलता लमसम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5 आंसर करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ गए। 48 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है देख लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49 ध्यान से देखो, सेम चीज है एनालॉजी वाला। फैन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। फैन जिस तरह से रिलेट करता है इलेक्ट्रिसिटी से, क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना या बिजली के बिना पंखे को चला सकते हो? पंखे को चला सकते हो बिजली के बिना? नहीं। तो कार का संबंध किससे होगा? कार का संबंध 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो कितने आसान क्वेश्चन है। चौथा फ्यूल, पहले फर्स्ट ऑप्शन में फ्यूल है ईंधन, उसके बाद स्टीयरिंग, स्टीयरिंग स्टिंग नहीं जो कोल्ड ड्रिंक पीते वो नहीं, स्टीयरिंग, इंजन, इंजन, ठीक है, उसके बाद में टायर। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, कार फ्यूल के बिना भी नहीं चल सकती, स्टीयरिंग जो होता है ना उसके बिना भी नहीं चल सकती, ये इस टाइप से लगा होता है ना, इंजन के बिना तो कार क्या मतलब ही नहीं है कुछ, टायर के बिना भी नहीं चल सकती। अब ऑप्शन तो सारे सही लग रहे हैं सर, लेकिन जिस तरह से फ़ैन चलाने के लिए कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, उसी तरह से कार चलाने के लिए कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होगा, मतलब कौन सी चीज़ का इस्तेमाल होगा, फ्यूल का, ना कि इंजन का, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ गए। इंजन में पड़ता है नो डाउट, लेकिन जो ऑप्शन वास्तविकता में सही होगा उसका मीनिंग जो कह रहा होगा वही हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। 49 क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 50 में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, वो भी बताता हूँ, ठीक है। फिफ्टी क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाग ए और भाग बी के लिए सही है? ध्यान रखना, एक क्वांटिटी ए दिया हुआ है, पार्ट ए, क्यूटी वाई लिख देते हैं क्वांटिटी को, क्यूटी पाई नहीं, क्यूटी वाई ही क्वांटिटी, और क्वांटिटी बी। ध्यान से देखना, एक दिया हुआ है 2x - 17 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है x - 17। फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। दिया है क्वांटिटी ए इज ग्रेटर, भाग ए अधिक है, क्वांटिटी ए इज ग्रेटर, ठीक है, ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन है क्वांटिटी ए विल बी 4 टाइम्स हायर देन क्वांटिटी बी, मतलब भाग ए भाग बी से 4 गुना अधिक है, भाग ए बी से 4 गुना ज़्यादा है। ऑप्शन सी कह रहा है क्वांटिटी बी इज ग्रेटर, भाग बी अधिक है,
किससे? ए से ही होगा, दो में ही तो कंपैरिजन हो रहा है, तो पूरा लिखने की क्या ज़रूरत है? आपकी बुक में भी नहीं लिखा है, ठीक है, मतलब प्रीवियस पेपर में भी इतना ही है। बोथ द क्वांटिटीज विल बी सेम, मतलब दोनों ही भाग सेम है। अभी देखो कितने तरह से यहाँ लिख देता क्वांटिटी ए इज इक्वल टू क्वांटिटी बी, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता था, क्वांटिटी ए इज ग्रेटर क्वांटिटी बी, ठीक है। ये कह रहा है क्वांटिटी ए 4 टाइम्स क्वांटिटी ए is 4 times increase quantity B is greater quantity A, ठीक है, और क्वांटिटी V इज इक्वल टू क्वांटिटी A, सही ना। भाग A भाग B से 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। ये लिखता क्वांटिटी A इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ क्वांटिटी V प्लस क्वांटिटी A, ऐसे लिख देता, ठीक है। सही है, तो ऑप्शन कैसे भी लिख सकता है, सही है ना। चलो फिलहाल तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं अब कैसे पता करोगे। आप कोई नंबर रख के देख लो, आप कोई नंबर रख के देख लो, x इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 7 रखो, लेकिन ऐसा नंबर रखना जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ज़रा रखो, x इक्वल टू 1 रख लो, मान लिया हमने x इक्वल टू 1 रखना है, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 एकम 2 माइनस 17, माइनस का 15 आएगा, और माइनस के 15 डिवाइडेड बाई 2 मतलब माइनस का 7.5, और ये आएगा माइनस का 15। तो जितना नंबर ज़्यादा होता है उतना ही छोटा होता है, मतलब क्वांटिटी A इज़ ग्रेटर क्वांटिटी B, यही तो होगा, क्वांटिटी A इज़ ग्रेटर, तो ये आपका ऑप्शन सही है, बस ख़त्म, इतना ही तो रखना है। भाई माइनस में क्या होता है, 1 2 3 4 5, जितना इधर जाओगे छोटा होता जाएगा, है ना। ऑप्शन समझ में आ गए। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आप एक काम कीजिए, जो भी लॉजिकल ऑर्डर, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, मतलब जो, और या फिर सीरीज, रीजनिंग का सीरीज, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज एक जगह लिख लो, टॉपिक वाइज एक जगह लिख लो। फिर आप ही लोगों से मैं जब रिवीजन कराऊंगा तो आप लोगों से PDF मांग लूँगा और आप लोग आराम से दे देना, फिर मैं रिवीजन करा दूंगा टॉपिक वाइज, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। 4 बाद प्रीवियस पेपर रिवाइज हो जाएगा। एक क्वेश्चन 43 छूट गया था, छुड़वा ही दिया था। देखो 43 का थोड़ा बेसिक पढ़ाना पड़ेगा ना इसका, इसलिए बता दिया। 43 क्या कह रहा है, 3 डाइस दिए हुए हैं, लैंग्वेज सुन लो, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं, वह संख्या ज्ञात करें जो उस फलक के विपरीत फलक पर होगी जिस पर संख्या 1 अंकित है। देखो ध्यान से, 3 डाइस दिए हुए हैं, 3 डाइस दिए हुए हैं, ये इस तरह से है, ठीक है। ठीक है ना,
उस पे नंबर दिए हुए हैं 214, फिर दिया हुआ है 415, 621। ठीक, 3 फिगर दिए हुए हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। ठीक है, और फिर आपसे कह रहा है कि 1 का अपोजिट बताइए। 1 का अपोजिट बताइए, आपसे सीधे सीधे ये पूछ रहा है। अपोजिट फेस पे क्या होगा? 1 के अपोजिट फेस पे, 1 का अपोजिट फेस इधर होगा, ये वाला सरफेस, ये कोई क्यूब है, तो मान लिया 1 कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इधर होगा ना, ये है ना। 1 अगर इधर लिखा हुआ है तो इधर होगा ना, इस फेस पे। वो दिख नहीं रहा है, वो पता करना है। ठीक है, या फिर 1 इधर लिखा हुआ है तो इधर होगा, 1 इधर लिखा हुआ है तो इधर होगा। अब ऐसी अपोजिट, अगर आपको अपोजिट निकालने होते हैं तो कई तरीके होते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जो अपोजिट निकालते हैं वो देखते हैं ज़रा। यहाँ पे 1 और 4 कॉमन है, 1 और 4 कॉमन है, तो मतलब बचा क्या, 2 और 5, तो 2 5 का अपोजिट है। ये तो पूछा नहीं है हमसे, तो इन दोनों से तो निकल नहीं पाएगा। इससे निकाल के देखते हैं। 1 और 2 यहाँ पे कॉमन है, इस वाली स्थिति को लेते हैं, एक इस वाली फिगर को लेते हैं। 1 और 2 यहाँ कॉमन है, 1 और 2 यहाँ कॉमन है, तो 4 का अपोजिट 6 हो गया। ठीक है, ये भी हमसे नहीं पूछा है, पूछ सकता है ये भी नहीं पूछा। अब क्या करते हैं, इसको और इसको लेते हैं, इसको फिगर फ्रॉम फिगर 2 और 3। देखो ध्यान से, 1 कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे 1 यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे कॉमन नहीं है, अलग अलग हैं। चलो देखो लिख लेते हैं क्या है, और क्लॉकवाइज नंबर को लिखो। फिगर 1 का फिगर 2 का क्लॉकवाइज लिखो, 1 के बाद क्लॉकवाइज घुमाओ ऐसे करके, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, जस्ट उसके नीचे लिखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, सेम चीज़। अब ये तो हो नहीं रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है ना, ये तो हो ही नहीं रहा है। अब देखो होएगा, ऐसे नहीं, ज़बरदस्ती होएगा। 4 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 6 है, 4 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 6, तो बचा एक डाइस पे 6 ही तो सरफेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6, टॉप बॉटम 2 साइड हो गई और 2 बैक साइड फ्रंट साइड, 6 हो गई। तो 6 पे 6 ही नंबर तो लिखे जा सकते हैं डाइस। अरे लूडो नहीं खेले हो क्या, निकालो लूडो को, खेल भी खेल लिया करो कभी, अब ऐसा नहीं लूडो खेलते ही रहो। तो बचा क्या यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 2 कवर हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और 1 का अपोजिट पूछ रहे हो, तो 1 का अपोजिट बचा क्या, 3 ही तो बचा भाई, 3 ही तो बचा। ये होता है डाइस का क्वेश्चन। और जब डाइस पढ़ाएंगे ना तो ऐसा दिमाग में छप जाएगा कि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ उल्टा सीधा करने की। ठीक है ना, चलो, तो वही आपका एक ऑप्शन दिया होगा, 1 का अपोजिट 3 होगा, बस 3 वाला ऑप्शन सही कर दोगे। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि मैंने वीडियो के मिडिल में आपको बताई थी कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा। आपका इस लेक्चर के साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर का 11 दिसंबर 2020 का जो पेपर है वो एसएससी जेई आपका कंप्लीट हो गया, रीजनिंग पोर्शन। ठीक है, बचा टेक्निकल और जीएस। तो जीएस के लिए मैंने आपको बताया इधर कि एक सर हैं, वो पढ़ाएंगे यूपी 25 स्टडी पॉइंट पे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर तो पढ़ा ही देंगे, और उसके बाद में डिटेल सिलेबस भी शुरू कर देंगे वो बट पीडीएफ पे ही पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है तो कोई दिक्कत नहीं, काम चलाओ। प्रीवियस पेपर तो अब उसमें क्या, जीएस में क्या है, बस आपको पढ़ना है, समझाने के लिए वो वैसे भी समझा सकते हैं। फिर
दूसरी चीज़ और क्या मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि ये प्रीवियस ईयर पेपर आपने कर लिया, उसके बाद एक एनालिसिस भी लेके आएंगे, एक लेक्चर छोटा सा 10 से 12 मिनट का बना लेंगे, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, इसको देखो, बार बार देखो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो, उसी के साथ साथ फिर 12 दिसंबर का जो पेपर होगा उसको भी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सही है। एनालिसिस, आपने इस प्रीवियस पेपर में 2 चीज़ें नोट की। पहला, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी में भी थी, सीरीज़ में भी हो रहा था, कोडिंग डिकोडिंग लिख रहे थे, कोड बना के लिख रहे थे लेटर सीरीज़ में, हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। मतलब ए से जेड तक आपके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अगर आपको याद नहीं है तो मतलब 50% पेपर तो आप कर ही नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूँ 80% नहीं कर सकते। और दूसरा, 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स आपको पता होनी चाहिए और 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए, तब आप कहीं फंसोगे ही नहीं, ठीक है। चलो, अब आप लोगों को बस बढ़िया से मेहनत करना है, कुछ नहीं करना है, बस 50 क्वेश्चन हो गए। बाकी मैं 3 साल के पेपर्स तो आपको प्रीवियस कराऊंगा ही। उसी के रीजनिंग में इसलिए आपको करा रहा हूँ पहले, क्योंकि रीजनिंग में प्रैक्टिस में टाइम लगता है लाने में, प्रैक्टिस में लेके आओगे फिर स्पीड में लेके आओगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए भी बेसिक समझना पड़ेगा। तो प्रीवियस पेपर्स कर लेंगे तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा, आप लोग पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल तो मैं पढ़ाता ही रहूँगा, 1 महीने में से रीजनिंग खत्म हो जाएगी अपनी, टेंशन क्या लेना है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, पढ़ते रहिए।